सीताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 8 द ट्रीज के बारे में अध्ययन करेंगे। द ट्रीज का अर्थ होता है पेड़। पोएम नंबर 8 के लेखक है एड्रियन रिच, जिसका पूरा नाम है एड्रियन सिसिली रिच। ये महिला लेखिका है। was born on 16 मई 1929 in Maryland, US। यानी एड्रियन रिच का जन्म 16 मई 1929 को मेरीलैंड अमेरिका में हुआ था एंड डाइड 27 मार्च 2012 इन सांता क्रूज। और इस लेखिका की मौत 27 मार्च 2012 को अमेरिका के सांता क्रूज नामक शहर में हुआ था। शी वाज एन अमेरिकन पोइट। वह एक अमेरिकन लेखिका थी, एसेइस्ट, निबंधकार थी एंड फेमिनिस्ट और एक नारीवादी थी। She has published का अर्थ होता है प्रकाशित की 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। यानी इस लेखिका ने कविताओं के 19 संग्रह को प्रकाशित कर दिया था एंड 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, और 3 निबंधों का संग्रह है वो भी प्रकाशित किया था। अब अपन ये तो ऊपर था लेखिका का परिचय। अब अपन इस कविता का संक्षिप्त परिचय कविता के बारे में जान लेते हैं कि दिस इज ए शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक का अर्थ होता है प्रतीकात्मक। यह एक छोटी प्रतीकात्मक कविता है एंड इट फोकसेज। फोकसेज का अर्थ होता है जोर देती है। इट फोकसेज ऑन द मोमेंट ऑफ ट्रीज। मोमेंट का अर्थ होता है हलचल और ट्रीज का अर्थ होता है पेड़ों। यानी इस कविता में एक छोटी एक प्रतीकात्मक कविता है और ये पेड़ों के हलचल पर जोर देती है। That are initially indoors, जो प्रारंभिक अवस्था में दरवाजों के अंदर बंद हैं, उन पेड़ों की हलचल का वर्णन करती है, उनके बारे में जोर देती है। बट सीकिंग टू एस्केप, लेकिन दरवाजों के अंदर या घरों के परकोटे में जो बंद पेड़ है वो अब तलाश करते हैं टू एस्केप टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए अपने आप को एस्केप यानी बचाना, सीकिंग यानी तलाश करना, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बचाने के लिए की तलाश करते हैं। इन द फॉरेस्ट, अपने आप को घरों के दरवाजों में बंद होने के कारण वो अपने आप को जंगल में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द ट्रीज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करते हैं द नेचर एंड वुमेनहुड। नेचर यानी प्रकृति, वुमेनहुड यानी नारीत्व एंड पर्टिकुलर, यानी पेड़ है वो विशेष रूप से नारीत्व और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अपन इस पोएम के स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द ट्रीज दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Second stanza. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strand toward the glass. Small twigs stiff with exhaustion. Long crumpled boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब इस स्टेंजा के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। मूविंग आउट, मूविंग आउट हो रहा है खिसक रहे हैं। एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है हाइड, हाइड यानी छिपाना, बरी, बरी यानी गाड़ना या छिपाना, शेडो, शेडो यानी छाया, रूट्स, रूट्स में से जड़ें, डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब होता है मुक्त होना, स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी दबाव, क्रैक्स दरारें, स्टिफ दृढ़ होना, एग्जशन प्रयास, क्रैम्प्ड तंग, सफलिंग घसीटते हुए, डिस्चार्ज छुट्टी दी और डेज्ड असमंजस। ये तो थे इस स्टेंज, दोनों स्टेंजों के डिफिकल्ट वर्ड। अब अपन इस स्टेंज की हिंदी ट्रांसलेशन एंड इसका जो भावार्थ है उसको समझ लेते हैं।
द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, यानी पेड़ जो अंदर की ओर थे, घरों में अंदर थे, घरों के अंदर थे। आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इनटू का ये प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग गतिशीलता में प्रयोग किया जाता है। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। वे पेड़ जो घरों में बंद थे वो अब जंगल में जाने के लिए खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट, वे जंगल जो वाज एम्प्टी, खाली था, ऑल दीज डेज, उन सभी दिनों में, यानी जो पेड़ घरों के अंदर थे वो अब जंगल में जाने के लिए खिसक रहे हैं, और वे जंगल जो उन सभी दिनों से खाली था। वेर यानी जहां, वेर यानी कहाँ होता है, लेकिन इसमें यहां होगा वेयर, जहां। नो बर्ड, बर्ड का अर्थ होता है पक्षी। कुड सिट, कुड यानी सका, सिट यानी बैठ, यानी पेड़ जंगल इन दिनों खाली था, इसलिए जहां कोई भी पक्षी बैठ नहीं सका। नो इंसेक्ट, इंसेक्ट का अर्थ होता है कीड़े, और न ही कोई कीड़े पेड़ों की जड़ों में अपने आप को छिपा सके। नो सन बरी इट्स फीट, सन का अर्थ होता है सूर्य, और बरी यानी गाड़ना। इट्स फीट, फीट का मतलब होता है सूर्य की रोशनी की जो किरणें होती है वो किरणों रूपी पैरों को इन शेडो, शेडो यानी छाया, यानी जंगल बिल्कुल खाली था इसलिए पक्षी नहीं बैठ सके, कीड़े मकोड़े अपने आप नहीं छिपा सके, और सूर्य भी अपने किरणों रूपी पैरों को छाया में नहीं गाड़ सका, नहीं छिपा सका। द फॉरेस्ट, वे जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, नाइट्स यानी रातों, उन रातों में भी जो जंगल रातों में खाली था। विल बी का मतलब होता है हो जाएगा। फुल का अर्थ होता है पूर्ण। ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह। जो पेड़ घरों के दरवाजों में बंद है वो बाहर की ओर खिसक रहे हैं, और सुबह तक वो जंगल पूर्ण रूप से इन पेड़ पौधों से भर जाएगा। यानी इस कविता में कवियत्री ये कहना चाहती है कि घरों में बंद पेड़ पौधों को घरों के मालिकों द्वारा या लोगों द्वारा उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्हें घरों की परिधि में बंद नहीं रखना चाहिए, और पेड़ पौधों की जंगल में सख्त आवश्यकता है। इस चीज पर कवित्री इस स्टैंजा में जोड़ देती। सेकेंड स्टैंजा, ऑल नाइट, ऑल यानी पूरी, नाइट एंड रात, द रूट्स वर्क, वर्क यानी कार्य करती है, कार्य करती है। सारी रात जड़ें कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब होता है स्वयं या अपने आप को, फ्रॉम यानी से, बरंडा यानी बरंडा, फ्लोर यानी फर्श, यानी सारी रात ये जड़ें बरंडा के फर्श में दरारों से अपने आप को आजाद करने के लिए, या बरंडे के फर्श में जो दरारों में उसकी जड़ें फंसी हुई है उन दरारों से अपने आप को मुक्त करने के लिए सारी रात अपना कार्य करती है, बाहर निकालने के लिए गतिशील अवस्था में प्रयासरत है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, ग्लास का अर्थ होता है कांच या शीशा, ग्लास का अर्थ होता है कांच या शीशा, और लीव्स यानी होता है पत्ती। जड़ें सारी रात अपने आप को दरारों से मुक्त होने के लिए कार्य करती रहती है, और पत्तियां स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास का मतलब होता है शीशे की तरफ दबाव डालती है, पत्तियां भी अपने आप को स्वतंत्र करने की। स्मॉल ट्विंग्स, ट्विंग्स का अर्थ होता है टहनियां, स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, यानी छोटी टहनियां हैं, छोटी टहनियां हैं वो भी प्रयास के साथ अपने आप को प्रयास करने के साथ ऐंठ जाती है या दबाव डालती है उनके ऊपर शीशे। होता है यानी शायद भी छत के नीचे रगड़ कर ऐंठ जाती है, गश्ती हुई टेक जाती है, लाइक न्यू डिस्चार्ज पेशेंट। अंतिम दो पंक्तियों में कवित्री ने
के नीचे रगड़ खा रहे शिष्य तरफ झुक पत्तियों या छत के नीचे रगड़ खा रही जो शाखाएं हैं उनकी तुलना किससे की है? न्यूली यानी नया डिस्चार्ज पेशेंट, पेशेंट का अर्थ होता है मरीज, यानी उस मरीज से की है, यानी टहनियां रगड़ खाती हुई प्रयास करती हुई इस प्रकार हट जाती है मानो कोई अभी अभी छुट्टी प्राप्त जो मरीज है कहां से? मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। डिस्चार्ज जो पेशेंट है, छुट्टी प्राप्त पेशेंट है, वो क्लिनिक, क्लिनिक का मतलब होता है छोटा अस्पताल, उस छोटे अस्पताल की दरवाजे की तरफ खिसक रहा है या बाहर निकलने के लिए, और वो मरीज भी हाफ डेज्ड, आधा कुछ कुछ बोचक्का है हुआ है। उस प्रकार कवि ने इन पत्तियों की तुलना, इन शाखाओं की तुलना किसने की है? एक अभी अभी छुट्टी प्राप्त मरीज जो अस्पताल की दरवाजे से, अस्पताल की दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहा है। इस प्रकार इस स्टेंजे में कवि ये कहना चाहता है कि पेड़ पौधे भी अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगलों की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमें इन पेड़ पौधों को घर के प्रकोटे से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वो जंगलों में रहकर अपनी जंगलों की शोभा बढ़ा सके और एक शांत और स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सके। Stanza third. I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky, still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Fourth stanza. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब अपन इसके डिफिकल्ट वर्ड, स्केर्सली का अर्थ होता है मुश्किल से, मेंशन का अर्थ होता है चर्चा करना, डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान, होल यानी संपूर्ण, लाइकेन यानी काई या सवाल, विस्पर्श यानी खाना फुस्सी करना, स्टम्बलिंग लड़खड़ारे, फॉरवर्ड आगे की ओर, रश तेजी से चलना या भागना, मिरर दर्पण, क्राउन ताज, ओक बलूत वृक्ष, फ्लैश चमकना, पीसेज टुकड़े। अब अपन इन पंक्तियों के लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग समझते थे, इसका हिंदी पार्ट। तो आई का मतलब होता है, पोएट्री खुद कह रही है कि आई सिट इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, डोर्स मीन्स दरवाजे, ओपन टू द वरंडा, राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिख रही, राइटिंग यानी लिख रही है, लॉन्ग लेटर्स, लॉन्ग या लंबे, लेटर्स यानी पत्र। कवित्री कह रही है कि मैं बरंडा की ओर खुलने वाले दरवाजों को खुला रखकर, कवित्री क्या कह रही है? मैं बरंडा, बरामदे, बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाजों को खुला रख कर अंदर बैठी हूँ, अंदर बैठी हूँ और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच जिनमें आई स्पेशली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाउस का मतलब घर, फ्रॉम यानी से, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, विच यानी जो, मीन्स डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान और मेंशन का अर्थ होता है चर्चा करना या वर्णन करना। कवित्री कह रही है कि मैं जो पत्र लिख रही हूँ
उन पत्रों में मैं घर से जंगल की ओर प्रस्थान करने वाले जो मुश्किल से प्रस्थान कर रहे हैं उनके बारे में मैं वर्णन कर रही हूँ। उन पेड़ों के बारे में वर्णन कर रही हूँ जो घर से जंगल की ओर बड़ी मुश्किल से प्रस्थान कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, नाइट का अर्थ होता है रात, फ्रेश यानी ताजा, फ्रेश यानी ताजा, रात ताजी है। द होल मून, मून का अर्थ होता है चंद्रमा, और शाइन्स यानी चमकता है, शाइन्स यानी चमकता है, स्काई मीन्स आकाश। द नाइट इज फ्रेश, रात ताजी है, रात स्वच्छ है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई, स्टिल ओपन, स्टिल का अर्थ होता है अभी तक, अभी तक, ओपन का अर्थ होता है खुला। रात ताजी है और संपूर्ण चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा आकाश में, खुले आकाश में अभी भी चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स, स्मेल का अर्थ होता है महक या गंध, लीव्स का अर्थ होता है पत्तियां, लीव्स का अर्थ होता है पत्तियां, पत्तियों की महक। एंड लाइकेन, लाइकेन यानी काई, काई और पत्तियों की महक वो अभी भी रिचेज यानी पहुंचती है, रिचेज यानी पहुंचती है, लाइकेन के समान। ए वॉइस का अर्थ होता है आवाज, और ए रूम्स का अर्थ होता है कमरे, कमरों। कवित्री आगे कहती है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, काई और पत्तियों की जो महक है वो अभी भी एक आवाज की भांति, एक आवाज की भांति कमरों में पहुंचती है। यानी इस स्टैंजे में कवित्री ये कहती है कि पेड़ों के संदर्भ में, पेड़ों का प्रकृति की तरफ झुकाव और जंगल में जाने का जो प्रयास है और उसकी तुलना उस अपने लंबे लंबे पत्रों में उनका वर्णन करती है। नेक्स्ट स्टैंजा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, कवित्री कहती है कि माई हेड, हेड का अर्थ होता है शेर, फुल का मतलब होता है पूरा। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स यानी मेरा सिर खानाफुशी से पूर्ण हो गया है, पूर्ण भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच यानी जो, टुमारो मींस कल, विल बी हो जाएगा, साइलेंट मींस शांत। जो आज मेरा सिर खानाफुशी से भरा हुआ है वो कल शांत हो जाएगा। लिसन, कवित्री कहती है सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास यानी कांच या शीशा, ब्रेकिंग यानी टूट रहा है, ब्रेकिंग यानी टूट रहा है। जो कवित्री आगे कहती है कि मेरा सिर है वो खानाफुशी या फालतू की बातों से भर गया है जो कल शांत हो जाएगा। और वो आगे कहती है सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज यानी पेड़ों, आर मींस है, स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ा रहे, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, इनटू द नाइट यानी पेड़ सारी रात आगे की ओर जाने के लिए लड़खड़ा रहे हैं यानी कोशिश कर रहे हैं। विंड्स, विंड्स मींस हवाएं, हवाएं रस यानी भागदौड़ करती है, मीट यानी मिलना। जो पेड़ पौधे सारी रात आगे की ओर बढ़ने के लिए स्टम्बलिंग लड़खड़ा रहे, स्टम्बलिंग कर रहे हैं, उन पेड़ पौधों से हवाएं मिलने के लिए तेजी से चल रही है। Points rush to meet them, them का मतलब ट्रीज, ये them ट्रीज के लिए है, तो पेड़ों से मिलने के लिए तेजी से चल रही है। The moon is broken, moon यानी चंद्रमा, broken यानी टूट गया है, चंद्रमा टूट गया है। Like a mirror, mirror यानी दर्पण, like an के समान, चंद्रमा एक दर्पण के समान टूट गया है। Each pieces, each यानी चंद्रमा, उसके टुकड़े फ्लैश यानी चमकते हैं। Now is up इन द क्राउन, ताज में। द टालेस्ट, टालेस्ट का अर्थ होता है सबसे लंबा, सबसे लंबा यानी चंद्रमा दर्पण के समान टूट गया है और चंद्रमा के जो टुकड़े हैं वो अब बलूत नामक सबसे लंबा जो पेड़ होता है उसके ताज में चमकते हैं। यानी इस चंद्रमा के जो टुकड़े हैं, कवि की कल्पना है कि चंद्रमा के जो टुकड़े हैं दर्पण के समान हुए और वो टुकड़े बलूत नामक जो पेड़ होता है उस सबसे लंबा होता है, उसके ताज पर ये चंद्रमा के टुकड़े चमकते हैं।
तो इन पंक्तियों में कवि अपनी मानसिक स्थिति के बारे में वर्णन करती है कि इस पेड़ों का बाहर की ओर भागना, भाग दौड़ करना और प्रकृति अपने जंगल में जाना, उनका वर्णन करते हुए प्रकृति ने चंद्रमा का, पेड़ पौधों का, रात का अलग अलग हिस्सों में वर्णन किया है। अब अपन इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विचार है, केंद्रीय विचार है, यह कवि इस कविता के माध्यम से आम पब्लिक को, ह्यूमन बींग्स, प्राणियों को क्या संदेश देना चाहता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। द पोएम ट्रीज, जो पेड़ नामक कविता है, वो शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष, शोजन दर्शाता है बिटवीन, इनके बीच में, मानव और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है उसका वर्णन करता है या उसका प्रदर्शन करता है। इन ऑर्डर टू यूज द नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एंड प्राकृतिक रिसोर्सेज एंड संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने में ह्यूमन बीइंग्स हैव फॉरगॉटन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर। प्रकृति का उपयोग करने के रूप में मनुष्य प्राणी है, वो प्रकृति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का महत्व है वो हैव फॉरगॉटन, भूल चुके हैं। एंड दे हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, दे हैव यूज्ड, वो प्रयोग कर चुके हैं, नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, ओन यानी स्वयं का, बेनिफिट यानी लाभ, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के लाभ के लिए वो प्रकृति का उपयोग कर चुके हैं। द पोएट कन्वेज ए मैसेज, कवि अंत में एक संदेश प्रसारित करता है और आम लोगों को जागरूक करने के लिए कहता है कि वह वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के जो नियम है, रूल्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। एंड शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल इट, लेकिन उस पर और ज्यादा अपने नियम नहीं थोपना चाहिए और प्रकृति के नियमानुसार अपना काम करना चाहिए। अब इस पोएम का जितने भी क्वेश्चन आंसर है या स्टैंजे है वो डिस्क्रिप्शन में एक आपको मेरा jatarambeeda.blogspot.com है, उसमें से आप मेरे ब्लॉगर में से इसका स्टैंजा, एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर इजी लैंग्वेज में आसानी से समझ सकते हो।